ओके। तो लास्ट वीक हमारा सेशन नहीं हो सका था। उसकी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से वो सेशन नहीं हो सका था। बट इस वीक से हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने लास्ट वीक के अंदर जो हमने देखा था, उसके अंदर हमने डिव्स के बारे में हमने देख लिया था कि HTML5 के जो मज़ीद हमारे टैग्स होते हैं, जैसे कि डिव वगैरह हमारे पास होती हैं, तो वो किस तरीके से हम जो है वो उसके ऊपर काम करते हैं। तो वो चीज़ हमने देखी थी। फिर उसके बाद आज का सेशन के अंदर हम देखेंगे मज़ीद हम कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखेंगे कि वो आप किस तरीके से आप उसके अंदर काम करते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा एक आपको एक सेक्शन या एक लेआउट बनाकर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं, तो उसके अंदर आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अच्छा, आज के सेशन के अंदर मैं आपको थोड़ा सा मीडिया क्यूरीज के बारे में भी बताऊंगा। मीडिया क्यूरीज क्या होती हैं और मोबाइल के अंदर आप अपने लेआउट्स को किस तरीके से आप चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले इसके अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने पास एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पर HTML, ठीक है। अच्छा, इस फोल्डर को मैं यहाँ पर अपने पास VS कोड में मैंने ओपन कर लिया। और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल index.html, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपल सा अपना एक HTML का सिंपल सा एक यहाँ पर कोड ओपन कर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा। और इस फाइल इस फाइल को मैं ओपन कर लूंगा अपने पास, जो मेरे पास यहाँ पर ब्राउजर के ऊपर मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ अपने पास, ठीक है। तो ये फाइल आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अब इसके अंदर हमने लास्ट सेशन के अंदर हमने जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हमने थोड़ा सा देखा था कि एक छोटा सा हमने एक सेक्शन बनाकर हमने देखा था कि उसके अंदर हम लेफ्ट राइट हम कॉलम्स को किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा और उसके बारे में आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर ये दिखाऊं, ये वाला हमने पार्ट हमने बनाकर देखा था, जिसके अंदर हमने यहाँ पर एक आइकन प्लेस किया था। फिर उस आइकन के बाद हमने यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर इसका थोड़ा सा स्टाइल किया था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि आपने जो ये स्टाइल किया था, इस स्टाइल के अंदर। अच्छा, ये जो हमने थोड़ा सा स्टाइल किया था, इस स्टाइल के अंदर हमने यहाँ पर फ्लॉट लेफ्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि फ्लॉट लेफ्ट आप कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं। और फिर इसके अलावा मैंने आपको विड्थ के बारे में बताया था कि आप इसके विड्थ वगैरह जो है वो किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसी लेआउट को अगर आप यहाँ पर देखें, तो इस लेआउट को अगर आप मोबाइल के ऊपर अगर आप देखेंगे, तो मोबाइल के ऊपर आपको ये लेआउट किस तरीके से दिखता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मोबाइल के ऊपर आपके पास ये जो आपके पास लेआउट आ रहा है, ये लेआउट आपका दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। अगर यहाँ पर आपको मोबाइल का व्यू अगर आपको यहाँ पर देखना है, तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर जो डेवलपर टूल आपके पास होता है, जो कि आपके पास ओपन होता है, यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट करें, तो आपके पास यहाँ पर ये डेवलपर टूल आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इस डेवलपर टूल के अंदर यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है, सेकंड आइकन आपके पास यहाँ पर होता है, जिसके अंदर आपको टैबलेट और मोबाइल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके ऊपर आप यहाँ पर सिंपल क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नजर आएगी, आपके पास यहाँ पर कुछ स्क्रीन आपको यहाँ पर नजर आएंगी, ठीक है। अगर आपके पास ये स्क्रीन यहाँ पर सारी आपको नहीं नजर आ रही हैं, ये डिवाइसेस आपको यहाँ पर नहीं नजर आ रही हैं, तो आप यहाँ से एडिट करके आप यहाँ पे चेक बॉक्सेस के ऊपर आप चेक लगा सकते हैं, तो वो स्क्रीन आपके पास यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएगी इस ड्रॉप डाउन के अंदर, ठीक है। अगर ये नहीं नजर आ रही है, तो आप यहाँ से इसको चेक बॉक्सेस के ऊपर आप चेक लगा दीजिएगा, तो आपको ये स्क्रीन आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, ओके। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास अगर आप यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना लेआउट जो है वो कुछ इस तरीके का आपको नजर आता है, ठीक है, मोबाइल के अंदर। लेकिन अगर आपको ये प्रॉपरली अगर आपको मोबाइल के अंदर अगर आपको ये लेआउट अगर चाहिए होता है, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर अपना स्केल आप सेट करते हैं, ठीक है। स्केल सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर एक व्यू पोर्ट आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है। व्यू पोर्ट आप कहाँ पर डिफाइन करेंगे, जो आपका HTML का जो पेज है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर ये HTML का पेज है सेक्शन डैश फीचर डॉट HTML, ठीक है। इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक मेटा आप डिफाइन करते हैं अपने पास हेड का सेक्शन के अंदर,
ठीक है। हेड का सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक मेटा, ठीक है। इसके अंदर मैं इसका नाम दे देता हूँ व्यू पोर्ट, ठीक है। ये देने के बाद यहाँ पर मेरे पास ये दो यहाँ पर मुझे डिफाइन करने पड़ते हैं, एक मुझे नेम डिफाइन करना होता है और एक मुझे यहाँ पर कंटेंट डिफाइन करना होता है। कंटेंट के अंदर में यहाँ पर सिंबल जो मेरे पास व्यू पोर्ट की जो वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पर रहेगी विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस डैश विड्थ, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आएगा इनिशियल स्केल 1.0, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका सेट किया है, यहाँ पर मैंने इसका व्यू पोर्ट मैंने यहाँ पर सेट किया जिसके अंदर मैंने विड्थ बता दी कि जो आपकी डिवाइस है उसकी विड्थ के इक्वल होगा आपका व्यू पोर्ट। फिर उसके अलावा जो आपके व्यू पोर्ट का जो स्केल है वो स्केल आपका होगा 1.0, मतलब वो आपका जूम इन या जूम आउट नहीं होगा, ठीक है, वो 1.0 होगा। अभी अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको व्यू नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूंगा और रिफ्रेश करने के बाद मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो व्यू मेरा नजर आता है वो मेरा मोबाइल के व्यू पोर्ट के हिसाब से मेरा व्यू यहाँ पर नजर आता है, ठीक है। तो इस वजह से आप यहाँ पर अपना व्यू पोर्ट आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हम यहाँ पर सिंपल व्यू पोर्ट तो हम डिफाइन कर देते हैं, लेकिन व्यू पोर्ट डिफाइन करना जो है वो इनफ नहीं होता मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ मीडिया क्यूरीज आपको यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ती है। मीडिया क्यूरीज क्या होती हैं? मीडिया क्यूरीज की मदद से मीडिया क्यूरीज की मदद से आप मल्टीपल इस मोबाइल के साइजेस के लिए आप अलग अलग सीएसएस आप लिख सकते हैं, ठीक है, ना सिर्फ मोबाइल के साइजेस के लिए। तो जितने भी आपके पास डिवाइसेस के साइजेस होते हैं उन साइजेस के हिसाब से आप अपने पास अपना स्टाइल आप अपनी डिफरेंट सीएसएस आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मीडिया क्यूरीज का सबसे बड़ा आपका बेनिफिट होता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा इनेबल करता है कि आप जो है वो जो भी आप डिज़ाइन आप बना रहे हैं वो डिज़ाइन आपको अगर मोबाइल फ्रेंडली अगर आपको बनाना है, मोबाइल स्पेसिफिक अगर आपको स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो वो आप मीडिया क्यूरीज के थ्रू आप आसानी के साथ आप कर सकते हैं। अच्छा, मीडिया क्यूरीज कैसे लिखते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपने इसकी जो हमने लास्ट टाइम जो हमने इसकी सीएसएस लिखी थी, लास्ट टाइम जो हमने इसकी सीएसएस लिखी थी इसके अंदर हमने यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर सारे डिजाइन हमने यहाँ पर बनाया था अपना, ठीक है। जिसके अंदर हमने यहाँ पर एक कॉलम लेफ्ट बनाया था, एक कॉलम राइट हमने बनाया था। इसके ऊपर हमने फ्लॉट अप्लाई किया था, फिर इसके ऊपर भी हमने फ्लॉट अप्लाई किया था राइट कॉलम के अंदर, ठीक है। और इसको हमने विड्थ दी थी दोनों कॉलम्स को। अच्छा, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ दी हुई है दोनों कॉलम्स को, विड्थ मैंने फॉर एग्जाम्पल इसकी दी हुई है 30% और इसकी दी हुई है मैंने 70%, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ जी। कॉलम लेफ्ट की विड्थ हमने दी हुई है 30%, ठीक है। और इसी तरीके से कॉलम राइट की विड्थ हमने दी हुई है 70%, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको अपनी यहाँ पर विड्थ हमने डिफाइन करी हुई है। लेकिन मोबाइल के अंदर हमें क्या करना है, मोबाइल के अंदर हमें इसको अलग अलग रॉ के अंदर डिवाइड करना है। अलग अलग रॉ का मतलब ये है कि पहले आपके पास आइकन आएगा, फिर उस आइकन के नीचे आपके पास आपका ये कंटेंट आएगा जो आपका राइट सेक्शन है, जो आपका राइट कॉलम है, ठीक है। तो ये करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर क्या करता हूँ, ये करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर अप्लाई करता हूँ मीडिया मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ, ठीक है। और मैक्स विड्थ में यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल। मैं ये से आपको समझाने के लिए मैंने 300 बताया, लेकिन इसकी जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। अब 300 पिक्सल की विड्थ के ऊपर जब आपका मोबाइल पहुंचेगा तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, सारी सबके ऊपर आपको बॉर्डर अप्लाई कर देना है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास अच्छा, अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास किसी पे भी बॉर्डर आपका नहीं आ रहा है। जो आपकी जो विड्थ है वो आपकी 320 पिक्सल है, ठीक है। ये कोड के बारे में आपको अभी थोड़ा सा समझाता हूँ, ये मीडिया क्यूरीज क्या होती हैं और किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं। अच्छा, अभी आपको यहाँ पर कोई भी आपको यहाँ पर स्टाइल नजर नहीं आ रहा, मतलब कोई भी आपको बॉर्डर नजर नहीं आ रहा जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। अच्छा, ठीक है। अगर अब इसको अगर मैं यहाँ से छोटा करता हूँ, अच्छा इसको अगर मैं यहाँ से इसका साइज कम करता हूँ, ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। सेक्शन डैश फीचर डॉट एच टी एम एल,
ठीक है, यहाँ पर मैंने इसके अंदर बॉडी ऑन द स्क्रीन मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर व्यू पोर्ट मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक है, व्यू पोर्ट के अंदर मैंने यहाँ पर कंटेंट डिफाइन किया, और कंटेंट के अंदर मैंने यहाँ पर विड इज इक्वल टू डिवाइस विड मैंने यहाँ पर रखा है, और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर इनिशियल स्केल मैंने यहाँ पर डिफाइन किया 1.0। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमने कुछ स्टाइल हमने यहाँ पर डिफाइन किए हैं। ये हमारे डिफॉल्ट स्टाइल है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये डिफॉल्ट स्टाइल के साथ साथ यहाँ पर जो आपको चीज़ें नजर आ रही हैं, इसके बाद हमने यहाँ पर डिफाइन किया है मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 300 पिक्सल। मैक्स विड्थ का मतलब ये होता है कि ये जो स्टाइल है आपका, ये आपका मैक्सिमम, ये जो स्टाइल है आपका, ये आपका मैक्सिमम 300 बिट के अंदर ये स्टाइल आपका अप्लाई होगा। ठीक है, 300 बिट से अगर आप यहाँ पर इसको बड़ा करेंगे तो आपको ये स्टाइल यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। अगर आप अभी यहाँ पर नोटिस करें इस डिजाइन को, तो इसके जो व्यू पोर्ट की विड्थ है आपकी, वो है आपकी 703। ठीक है, 703 आपकी इसकी विड्थ है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या डिफाइन किया, यहाँ पर मैंने 300 पिक्सल डिफाइन किया है। तो अब जब मैं इसको छोटा करता हूँ, तो अब इसकी विड्थ जो आपकी, जैसे कि मैं इसके अंदर 300 पिक्सल के अंदर पहुंचूंगा, तो आपको यहाँ पर बॉर्डर नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपको यहाँ पर बॉर्डर नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको बड़ा करता हूँ तो आपका बॉर्डर हट जाता है, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोटा करता हूँ तो आपको यहाँ पर बॉर्डर नजर आएगा। देखें, रेड कलर का बॉर्डर आपको नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर और भी केसेस अपनी यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, कॉलम लेफ्ट और कॉलम राइट को मैंने विड्थ दी हुई है, इसको मैंने 30% दी हुई है और इसको मैंने 70% दी हुई है। ठीक है, तो इसको जब इसको मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल जब मैं 300 पिक्सल की विड्थ के अंदर पहुंचूं, तो जो इसकी विड्थ है कॉलम लेफ्ट की और कॉलम राइट की, इसकी विड्थ हो जानी चाहिए 100%। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंचूंगा 300 की विड्थ के अंदर, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर आपकी 100% हो गई है। मतलब आपका यहाँ पर ये एक दूसरे के नीचे यहाँ पर आ रहा है। अब ये अगर आपका एक के ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा है, तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पर आपने जो इसकी विड्थ दी हुई है कॉलम लेफ्ट की, ये विड्थ आपकी ठीक नहीं है। ठीक है, सॉरी, इसके ऊपर जो मैंने हाइट दी हुई है, ये हाइट आपकी ठीक तरह से काम नहीं करेगी, तो इसलिए मैं यहाँ से हाइट में रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको ये नजर आएगा कि यहाँ पर जो आपका ये जो कॉलम्स आ रहे थे, यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास अभी भी एक कॉलम्स आपके पास आ रहे हैं, मतलब ये आपका एक दूसरे के बराबर में ही आ रहा है। लेकिन अगर आप जैसे ही मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक दूसरे के ऊपर नीचे आना शुरू हो जाता है इस तरीके में। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा स्टाइल्स में यहाँ पर मैनेज कर लेता हूँ। अच्छा, कंटेनर की भी मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, कंटेनर के अंदर मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ फिक्स मैंने अप्लाई करी हुई है। तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर स्क्रॉल बार आपको नजर आ रहा है। स्क्रॉल बार आपको क्यों नजर आ रहा है, उसकी वजह यह है कि जो आपका कंटेनर है, इसकी विड्थ हमने यहाँ पर दी थी लास्ट सेशन के अंदर 1140। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ मैक्सिमम विड्थ, ताकि मैक्सिमम विड्थ जिसके 1140 रहे, उसके अंदर अगर आप देखें तो ये आपका डिज़ाइन बिल्कुल एक्यूरेट वही आ रहा है जो आपने डिज़ाइन किया है। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी विड्थ जो है वो इस तरीके से चेंज हो रही है। लेकिन जो इसकी स्टैंडर्ड विड्थ होती है, वो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं 767। ठीक है, 767 जो आपकी होती है वो आपकी स्टैंडर्ड मोबाइल की विड्थ होती है, उससे बड़े आपके पास मोबाइल की स्क्रीन आपकी नहीं होती। लेकिन यह है कि 767 के अंदर आप ऑलमोस्ट सारे मोबाइल को आप कवर कर लेते हैं, जो कि आपके पास मोबाइल का पोर्ट्रेट साइज होता है। ठीक है, तो 767 के अंदर आपके पास सारे मोबाइल ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी मीडिया क्यूरीज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैक्स विड्थ डिफाइन किया है, इसी तरीके से आप यहाँ पर मिनिमम विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम विड्थ का मतलब ये होता है, मैक्सिमम विड्थ का मतलब ये होता है कि ये जो स्टाइल है आपका, ये स्टाइल आपका मैक्सिमम विड्थ 300 पिक्सल तक अप्लाई हो, उससे ऊपर पे अप्लाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास होता है यहाँ पर मिनिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मिनिमम विड्थ कर देता हूँ 1000 पिक्सल। ठीक है, और 1000 पिक्सल के बाद में यहाँ पर बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है, इसको मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड ऑरेंज। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको
आपका बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो आपको यहाँ पर ऑरेंज नजर आएगा, लेकिन ऑरेंज आपको कब नजर आ रहा है, आपको छोटी स्क्रीन पर ऑरेंज नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर 1000 पिक्सल के विड्थ को टच करते हैं तो आपके पास यहाँ पर जो बैकग्राउंड का जो आपका कलर है वो आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप व्यू पोर्ट के साइज को अगर आप यहाँ पर देखें तो जैसे ही आप यहाँ पर 1000 से छोटा आप करेंगे, मतलब 999 करेंगे, तो आपका बैकग्राउंड बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो आपका चेंज हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पर इसको 900, जैसे ही हम यहाँ पर 1000 करते हैं तो आपका जो बॉडी का जो कलर है वो आपका ऑरेंज हो जाता है, जिसके अंदर आपकी ये वाली सीएसएस अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर मिनिमम बिड्थ और मैक्सिमम बिड्थ आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, मिनिमम बिड्थ और मैक्सिमम बिड्थ के थ्रू। जी, ये मीडिया क्यूरीज आपको समझ में आ गई, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, किसी को कुछ पूछना है? तो ये सब एक लाइन ऑफ कोड सिर्फ जो है सीएसएस में लिखना है मीडिया क्वेरी का, और जो है फिर इसके बाद जो है वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। जी हाँ, मीडिया क्यूरीज के अंदर आपको इसका स्टाइल आपको डिफाइन करना पड़ता है, तब जाके आपकी वेबसाइट इसकी रिस्पॉन्सिव होती है। सर हर सेक्शन और हर डिफ में इंडिविजुअली जाकर कोड तो नहीं लिखना पड़ेगा? इसके अंदर आपको डिपेंड करता है कि, अच्छा देखें, अब इसके अंदर जो आपकी डिफॉल्ट सीएसएस है, ये क्या हो रहा होता है, जो आपकी डिफॉल्ट सीएसएस है ना, ये आपकी अप्लाई हो रही होती है सारी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आपको कोई स्टाइल ऐसे होते हैं जो कि आपको ओवरराइड करने पड़ते हैं, ओवरराइड का मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी विड्थ जो है वो 30% आ रही है, जो कि आपको मोबाइल के अंदर ये वाला पार्ट आपका खराब हो जाएगा विथ 30% से। तो आप इसको क्या करते हैं, आप मीडिया क्यूरी आप अप्लाई करके उसका जो उसकी जो विड्थ है उसको आप यहाँ पर ओवरराइड कर देते हैं, जबकि वो भी अप्लाई हो रहा होता है, लेकिन वो ओवरराइड होके वो आपकी ये वाला स्टाइल आपका वो जो है वो ये वाला स्टाइल आपका अप्लाई होता है, हो जाता है फिर उसके अंदर। सर यानी कि ज़्यादातर जो है वो सिर्फ ये मीडिया क्वेरी से कवर कर लेगा? जी हाँ बिल्कुल, मीडिया क्यूरीज से अगर जो आपके डिफॉल्ट स्टाइल आपको ओवरराइड करने हैं वो आप मीडिया क्यूरीज के थ्रू आप उसको कवर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ नई स्टाइल अगर आपको ऐड करने हैं तो वो भी आप मीडिया क्यूरीज के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। तो जो आपकी रिस्पॉन्सिव होती है वो यूजली आपकी मीडिया क्यूरीज के थ्रू आपकी कवर हो जाती है पूरी। सर तो ये टैबलेट के साइज के लिए भी 767 ही मैक्स पे है या फिर उसके लिए कुछ अलग होगा? टैबलेट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपका मोबाइल होता है, मोबाइल आपका होता है 0 to 767। ठीक है, ये पिक्सल में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक होता है 768 से लेके 1024 तक, ये आपका टैबलेट का साइज आ जाता है। ठीक है, फिर 1024 के बाद आपके पास जितना भी बड़ा साइज होता है वो आपके पास आ जाता है, मॉनिटर का साइज? ये आपके पास आ जाता है, ये आपके पास आ जाता है डेस्कटॉप का। ठीक है, सर तो ये सारे साइजेस जो है कोड में मेंशन करने होंगे? जी हाँ, ये सारे साइजेस आपको कोड के अंदर मेंशन करने होते हैं। और सर ये किस तरह मैक्स विथ में आएगा, ये मैक्स विथ और मिनिमम? ये चीज़ डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस में आपको दिखा देता हूँ कि मैं जो प्रैक्टिस यूज़ करता हूँ। ठीक है, उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर साइज अप्लाई करने होते हैं तो इसके अंदर आप यहाँ पर इस तरह से मीडिया क्यूरीज आप अप्लाई करके आप अपने स्टाइल आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर स्टाइल डिफाइन किया कि मीडिया ओनली स्क्रीन मैक्स विथ 767। इसी तरीके से आप यहाँ पर एक और मीडिया क्यूरी लगा देते हैं और इसके अंदर आप डिफाइन कर देते हैं 1024। ठीक है, इसी तरीके से आप एक और मीडिया क्यूरी लगा देते हैं, इसके अंदर आप डिफाइन कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 1400। ठीक है, मतलब ये मीडिया क्यूरीज आपकी कस्टमाइज भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आप यही नंबर्स आप मीडिया क्यूरी के अंदर डिफाइन करें, या आपकी कस्टमाइज मीडिया क्यूरी के नंबर्स भी हो सकते हैं जो कि आप अपनी पर्सनल अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अब ये वाली जो स्टाइल आपकी वही आपका फॉर एग्जांपल काफ़ी बड़ी आपकी स्क्रीन है 767 मोबाइल के हिसाब से, लेकिन अगर आपको छोटे और भी ज़्यादा स्मॉल स्क्रीन को कवर करना है तो आप इसके अंदर और भी ज़्यादा इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इसको 480 पिक्सल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास मीडिया क्यूरीज के अंदर आप अपना स्टाइल आप यहाँ पर चेंज कर देते हैं। अब इसके अंदर अगर आपको यहाँ पर कोई ऐसे स्टाइल हैं जो कि आपको मोबाइल फोन पे नहीं चाहिए लेकिन मोबाइल फोन से पहले की जितनी डिवाइसेज हैं उन सब के अंदर चाहिए, तो आप यहाँ पर मीडिया क्यूरी को आप मिनिमम विड्थ डिफाइन करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ कितनी मुझे डिफाइन करनी है, मुझे डिफाइन करनी है 768 पिक्सल।
ठीक है। तो यहाँ पर अब ये वाला स्टाइल जो आपका होगा, जो मैं इसके अंदर डिफाइन करूंगा, ये वाला स्टाइल आपका मोबाइल के ऊपर ही अप्लाई नहीं होगा, उससे बड़े जितने भी आपकी स्क्रीन है उनके ऊपर अप्लाई होगा। तो आप इसके अंदर टैबलेट को भी कवर करेंगे, और आप इसी के अंदर आप जो है वो अपने पास डेस्कटॉप का भी आप कवर करेंगे। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन को भी आप डिफाइन कर सकते हैं, और आप इस तरीके से अपने पास किसी भी साइज को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ की मदद से। ठीक है। ठीक है सर, शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कुछ फॉर्म के एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है। फॉर्म के एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर क्या होता है कि आपके आपके पास यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना देता हूँ यहाँ पर, form.html। ठीक है। ये मैंने यहाँ पर सिंपल सी एक नई फाइल बनाई है form.html के नाम से। ठीक है। ये मैंने यहाँ पर सिंपल सी एक फाइल बनाई है form.html के नाम से। इसके अंदर मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ डॉक टाइप, html, हेड, बॉडी। ठीक है। अच्छा, कोई भी फॉर्म आपको बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आपके पास यहाँ पर एक टैग होता है फॉर्म का। ठीक है। इस फॉर्म के टैग के अंदर आपके पास यहाँ पर कुछ आपकी अलग अलग फील्ड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूं, तो आपके पास यहाँ पर फॉर्म की हार्ड कॉपीज जो आपके पास होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं। ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्म की इस तरह की आपके पास हार्ड कॉपीज होती हैं, सॉरी, ये आपके पास सॉफ्ट कॉपीज होती हैं, जो कि आप यहाँ पर अपने पास जो प्रिंटेबल जो आपके पास कॉपी होती है वो आप इस तरीके से आप उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है। जिसके अंदर आपके पास फॉर्म के अलग अलग आपके पास फील्ड्स होती हैं। तो ये जो आपकी होती है, ये आपकी अलग अलग फील्ड्स होती हैं जिनको आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर मैं यहाँ पर एक, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर कोई साइन अप फॉर्म बनाना है, ठीक है, तो उसको साइन अप फॉर्म बनाने के लिए या फिर कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको बनाना है, तो आप यहाँ पर एक हेडिंग देंगे सबसे पहले। ठीक है। ये मैंने सिंपल यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की मैंने हेडिंग दी है। ठीक है। और ये हेडिंग देने के बाद मैं यहाँ पर एक चीज़ और डिफाइन कर देता हूँ, वो मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल डिव। ठीक है। ये मेरी डिव होगी एक फील्ड की। ठीक है। अच्छा, फील्ड आपकी क्या होती है, फील्ड आपकी होती है जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल फील्ड होती हैं, जिसके अंदर एक आपके पास होती है टाइप। अच्छा, कोई भी फील्ड आपको यहाँ पर बनानी होती है तो उसके लिए आप यहाँ पर इनपुट जो है वो आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। इनपुट का मतलब ये होता है कि जो यूजर आपको इनपुट देता है वो आप यहाँ पर इनपुट के अंदर आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर आपके पास कुछ अलग अलग टाइप्स होती हैं। इसके अंदर एक टाइप आपके पास होती है टेक्स्ट। ठीक है। आपके पास यहाँ पर इनपुट की एक टाइप आ जाती है जिसके अंदर आप यहाँ पर अपनी वैल्यूज आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपके पास इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक होता है लेबल। लेबल के अंदर आप ये डिफाइन करते हैं कि आपकी ये जो फील्ड है, ये फील्ड आपकी किससे रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपका फर्स्ट नेम है, तो आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर आप डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। फर्स्ट नेम मैंने यहाँ डिफाइन किया। इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पर लास्ट नेम है, तो आप यहाँ पर लास्ट नेम आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक और टाइप होती है, वो होती है आपके पास ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के लिए आपके पास जो यहाँ पर टाइप होती है वो होती है आपकी ईमेल। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक टाइप होती है जिसको आप कहते हैं फ़ोन नंबर। और यहाँ पर जो इसकी टाइप होती है वो होती है आपके पास टेल। ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ फील्ड्स हमने यहाँ पर बनाई। एक हमने यहाँ पर बनाया फर्स्ट नेम, जिसके अंदर मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ वैस तलब। ठीक है। और यहाँ पर आप अपने यहाँ पर आप फ़ोन नंबर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है। फ़ोन नंबर आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक होती है नंबर। नंबर भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। नंबर के अंदर आपके पास यहाँ पर इस तरह की वैल्यूज भी आपके पास यहाँ पर आ जाती हैं, जो कि आप यहाँ पर इजीली आप यहाँ पर नंबर्स अपने टाइप कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर आपके पास यहाँ पर होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर ऑप्शंस देने हैं, ऑप्शंस के लिए आपके पास यहाँ पर एक टाइप होती है जिसको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे मैं यूज़ कर लेता हूँ जेंडर। ठीक है। तो ऑप्शंस बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या डिफाइन करते हैं, आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं सिलेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर मैं यहाँ पे बता देता हूँ मेल।
फीमेल, और एक मैं यहाँ पे बता देता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास इस तरह से आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नजर आना शुरू हो जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। आपको मेल सेलेक्ट करना है या आपको फीमेल सेलेक्ट करना है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद आपके पास यहाँ पर होता है चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, अब ये लिखने के बाद मुझे यहाँ पर क्या लगाना है, मुझे यहाँ पर चेक बॉक्स लगाना है। तो जिसके अंदर मेरे पास चेक बॉक्स आप इनपुट्स में डिफाइन करते हैं और इसको आप यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं चेक बॉक्स। ठीक है। अच्छा, अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर चेक बॉक्स आपको नजर आएगा। ठीक है, ये आपके पास फ़ोन नंबर आपको आ रहा है। फ़ोन नंबर के अलावा ये आपका ईमेल एड्रेस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास लास्ट नेम आता है, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट नेम आता है। इसको आप यहाँ पर एक आपके पास इसके अंदर आपके पास यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो कि आपको यहाँ पर डिफाइन करने होते हैं, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेम। नेम का मतलब ये है कि आपकी जो फील्ड है इसका नेम क्या है, जो कि आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ये आपका यूजर को नहीं नजर आ रहा होता है, लेकिन जब आपका बैकएंड डेवलपर जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो नेम आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो नेम आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं फर्स्ट नेम। नेम के अंदर ये मेक श्योर करिएगा कि यहाँ पर आपके पास डैश या फिर आप यहाँ पर स्पेसेस आप यहाँ पर या स्पेशल कैरेक्टर्स आप यूज़ नहीं करें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपकी बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है वो होती है आपके पास कैमल के साथ यूज़ करें या फिर आप अंडरस्कोर के साथ आप यूज़ कर लें। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी डिफाइन कर देता हूँ नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पर भी मैं डिफाइन कर देता हूँ नेम, ईमेल। नेम, फ़ोन, और यहाँ पर भी मैं डिफाइन कर देता हूँ नेम, जेंडर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से नेम डिफाइन डिफाइन कर दी। यहाँ पर तो आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये डिफाइन करना इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके बैकएंड डेवलपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इस वैल्यूज़ को गेट करने के लिए। ठीक है, ये नेम आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अच्छा, नेम के अलावा आपके पास यहाँ पर एक चीज़, एक और एट्रीब्यूट होता है, वो होती है आपके पास वैल्यू। वैल्यू के अंदर अगर आप यहाँ पर प्रीफिल्ड अगर आप कुछ रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रीफिल्ड यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर प्रीफिल्ड वैल्यू आपको यहाँ पर नजर आएगी जब आप यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से प्रीफिल्ड वैल्यू को आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप प्रीफिल्ड वैल्यू आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। प्रीफिल्ड वैल्यू के अलावा यहाँ पर आपके पास एक होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर आप डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट नेम का जो सैंपल आपका डेटा है वो आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप प्लेस होल्डर देखें, यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल जॉन, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ डू। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इस वैल्यू को रिमूव करूंगा तो आपको यहाँ पर प्लेस होल्डर के अंदर आपको वैल्यू यहाँ पर आपको नजर आएगी। मतलब ये आपको सैंपल बताते हैं कि फर्स्ट नेम डिफाइन करने का सैंपल जो है वो आपका इस तरीके का डेटा होना चाहिए। इसी तरीके से आप यहाँ पर फ़ोन नंबर के अंदर भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक फ़ोन नंबर का फॉर्मेट चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं। प्लेस होल्डर के अंदर आप जाते हैं और यहाँ पर आप डिफाइन कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 92। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो वैल्यूज हैं वो आपकी प्रीफिल्ड यहाँ पर आपको नजर आ जाती हैं। इनको स्टाइल करने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। आप सिंपल उसी तरीके से इसको स्टाइल कर सकते हैं जैसे कि हमने वहाँ पर दूसरी उसके अंदर हमने स्टाइल किया था। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने फील्ड की क्लास यहाँ पर बनाई है, इसके अंदर आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ बॉडी, इसके ऊपर मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर दे देता हूँ अपने पास फॉर्म को मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ फॉर्म बैकग्राउंड वाइट। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ विड्थ 400 पिक्सल
और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ मार्जिन 0 एंड ऑटो, जिससे आपकी जो ये डिव है ये आपके सेंटर में आ जाएगी। और इसके अलावा मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल। ठीक है, H1 ओके। अच्छा, फिर फील्ड के अंदर आप यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं फील्ड बॉर्डर बॉटम सॉलिड 1 पिक्सल। ठीक है, ये मैंने डिफाइन किया। अब ये डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पर फील्ड के अंदर जो मेरे पास इनपुट है इसका इस पर भी मैं यहाँ पर स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ विद 100%, डिस्प्ले ब्लॉक, हाइट 40 पिक्सल। या इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको एक क्लियरली नजर आ जाए। फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। ठीक है, पैडिंग मैंने डिफाइन कर दी और मैंने यहाँ पर बॉक्स साइजिंग भी मैंने डिफाइन कर दी, जिससे मेरी जो पैडिंग वगैरह है वो मेरी विद इन विद मेरी कैलकुलेट हो रही होगी। ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर। अच्छा, अब इनपुट के साथ साथ मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है सिलेक्ट आइटम भी। ठीक है, कॉमा देके मैंने सिलेक्ट भी डिफाइन कर दिया, तो ये सिलेक्ट के ऊपर भी मेरी विड्थ आ गई। अच्छा, ये इनपुट की जो विड्थ है मेरी, ये मेरी चेकबॉक्स पे भी अप्लाई हो रही है, जबकि मुझे चेकबॉक्स के ऊपर नहीं चाहिए ये। तो चेकबॉक्स के लिए मैं मेरे पास यहाँ पर एक होता है नॉट, जिसके ऊपर मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि ये विड्थ मुझे चेकबॉक्स के ऊपर नहीं चाहिए। ठीक है, तो नॉट लगा के मैंने यहाँ पर टाइप डिफाइन किया कि जिसके ऊपर मेरी टाइप चेकबॉक्स है उसके ऊपर मुझे ये वाला स्टाइल अप्लाई नहीं कर ये वाला स्टाइल मुझे अप्लाई नहीं करना। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर चेकबॉक्स को मैं अवॉइड कर सकता हूँ। ओके, या फिर मैं यहाँ पर एक काम ये भी कर सकता हूँ कि चेकबॉक्स को मैं यहाँ पर अलग अलग से क्लास दे दूँ, चेकबॉक्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसकी और यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूँ कि नॉट चेकबॉक्स। ठीक है, अब इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं लेबल भी डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने लेबल भी यहाँ पर डिफाइन कर दिए। और इसके अंदर जो मेरा जो फॉन्ट फॉन्ट फैमिली है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ एरियल। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ एक मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, या फिर मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसको मार्जिन 15 पिक्सल। ठीक है, लेबल के नीचे भी मुझे अगर स्पेस देना है तो यहाँ पर भी मैं डिफाइन कर देता हूँ मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल, डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्म हमने यहाँ पर बनाया। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पर बटन भी प्लेस करना है, तो बटन के लिए भी हमारे पास यहाँ पर दो अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। अच्छा, ये तो मेरा चेकबॉक्स मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया। ठीक है, चेकबॉक्स के साथ साथ यहाँ पर आपके पास एक और होता है जिसको आप कहते हैं रेडियो बटन। रेडियो बटन के अंदर आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर ऑप्शन हो सकते हैं कि आप यहाँ पर अपना बेस्ट रोल आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। रेडियो। ठीक है, अच्छा, ये रेडियो बटन मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। इसके अंदर मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ, यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल
लेबल, और लेबल के अंदर मैं यहाँ पे रख देता हूँ योर क्लास, ठीक है, या फिर योर ग्रेड। अच्छा, अब ग्रेड मेरा जो भी है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर इस तरह के आपके पास रेडियो बटन भी आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि आपके पास यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आप जब तक यहाँ पर क्लिक नहीं करते तब तक आपका ये सिलेक्ट नहीं होता। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तब आपका ये सिलेक्ट होता है। तो इसको रिजॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पर इस पूरे को आप लेबल के अंदर आप यहाँ पर डिफाइन कर दें, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर किसी पे भी आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आप आसानी से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं।